हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 चैप्टर 1 क्लास 12 सॉल्यूशन का। आज चौथा पार्ट है और चौथे पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। केवल आज हम सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और सेपरेटली मैं बता दूं किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और वो है कैसे हम पता करें कि इक्विवेलेंट मास निकाला कैसे जाएगा, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत क्यों है मैं ये भी बता दूं। जब आप नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब आप नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं तो यहाँ नॉर्मेलिटी में एक पॉइंट डिस्कस किया जाता है जिसको बोलते हैं बेटा ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्या डिस्कस करते हैं हम? ग्राम इक्विवेलेंट मास डिस्कस करते हैं। उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी हमको इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत पड़ती है। कैसे इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पहले इसी न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझते हैं, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट मास पर कि इक्विवेलेंट मास हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है। आइए, अगर मैं बात करूँगा बेटा कि इक्विवेलेंट मास क्यों ज़रूरी हो जाता है, तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जिसने पार्ट 3 देखा होगा वो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ रहा है, जिसने भी पार्ट 3 देखा होगा। तो अगर हम बात करें तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले के लिए हम लोगों ने डिस्कस करा था इस बात पर कि n = WB मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन EB इंटू V इन ml। इस पर हमने बात करी थी। अगर भूला न गया हो तो याद होगा कि हमने इस पर बात किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए कि इस न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू क्या क्या है। देखो मैं क्यों बात करने वाला इस पर वो समझो। अब बात करेंगे कि इस न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू क्या क्या है। पढ़िए, अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग 0.49 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है बेटा। मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है। ध्यान से आप देखेंगे तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना दे रखा है? 0.49 ग्राम दे रखा है। कह रहा है कि इसको डिज़ोल्व कितने में किया जा रहा है, तो इसको डिज़ोल्व करने के लिए जो लिया गया है, ध्यान समझिए, जो डिज़ोल्व करने के लिए लिया गया है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। चलो लिखते हैं हम लोग, इसको फॉर्मूले में रखते हैं। तो n इज इक्वल टू WB की वैल्यू कितनी, जो इसमें कम है, तो ये WB हो गया, ये भी हो गया। चल 0.49 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपान EB। देखिए यहाँ पर दिया हुआ EB तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन भी पता है कितना? 250 पता है ना, ये हम लोगों को पता है, लेकिन वो पता नहीं है। चलो इसको कहीं और लिखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। n इज इक्वल टू WB की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.49 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपान कितना? EB की वैल्यू नहीं पता है हमको, और क्या पता है हमको? वॉल्यूम पता है 250। EB है क्या? EB है क्या? मास ऑफ सॉल्यूट। B क्या होता है? सॉल्यूट होता है। B क्या होता है? सॉल्यूट होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट है। मास ऑफ क्या है बेटा? सॉल्यूट है। तो चलो मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ जब सॉल्यूट की बात करता हूँ तो जरा समझो, अब इसमें पहचानना होगा कि सॉल्यूट कौन है। तो सॉल्यूट है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हो गया H2SO4। अब इसका हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो हमें पहचानना होगा कि क्या यह एक एसिड है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एक क्या है बेटा? एसिड है। तो एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम लिखेंगे मोलार मास ऑफ एसिड, मोलार मास ऑफ एसिड अपान, मोलार मास ऑफ एसिड अपान कहेंगे हम बेसिसिटी।
क्या कहेंगे हम बेटा? बेसिसिटी। अब कैसे निकाले सर बेसिसिटी? बेसिसिटी क्या होता है? चलिए, मुझे तो पता है कि इसका मोलार मास 98 होगा और बेसिसिटी 2 होगा 49। चलिए 49, यहाँ पर चलिए 49 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि n इज इक्वल टू 0.49 इंटू 1000 अपान यहाँ कितना हो जाएगा 49 इंटू 250। 250 को हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, सही है, 4 से क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। जरा यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो देखो यहाँ पर 0.49 अपान 49 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो हो जाएगा 49 अपान 4900, ठीक है, 49 1 तो कितना आ जाएगा 1 अपान 100, यानी कि आंसर कितना 0.001 ऐसा होगा, 1000 हो गया 0.01 इतना होगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, तो हम लोग इतना लिखेंगे 0.01। सॉल्व करके भी देख सकते हो यार, 100 में अगर 1 से डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ नहीं जाएगा, फिर 0 फिर 1 तो 0.01। तो यहाँ पर कितना आ गया? इसको सॉल्व किया हमने तो n इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 0.04, ये आंसर आ गया। ये तो सबको आसान दिख रहा है कि हाँ आसान से न्यूमेरिकल लग तो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉब्लम ये है कि ये कहाँ से आया, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको आज के इस लेक्चर में सिर्फ इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, मतलब अगर सॉल्यूट की जगह पे आज तो एसिड था तो हमने बेसिसिटी यहाँ पर लिखा। बेसिसिटी क्या होता है इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे आज। व्हाट इज बेसिसिटी, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, तभी तो क्लियर होगा ना। तो सबके बारे में डिस्कस करने के लिए ही हमने यह वीडियो या लेक्चर तैयार किया हुआ है, जिस पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में? इक्विवेलेंट मास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? इक्विवेलेंट मास के बारे में बात करेंगे। तो पेन कापी लेकर के बैठ जाइए और ध्यान से देखिए कि इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो इसको तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है ये। आगे बढ़ेंगे, चलिए मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर, देखिए इक्विवेलेंट मास तो दिखेंगे। अगर हम देखो, मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हूँ छोटा सा, वो डेफिनेशन हालांकि एलिमेंट के लिए है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट के लिए वो डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड में यूज़ कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट में यूज़ कर सकते हैं, तो इनमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिखा है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, एसिड का लिखना होगा तो एन एसिड, बेस का लिखना होगा तो बेस का तो मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं। चलिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ द एलिमेंट, तो उस एलिमेंट का मास होगा विच कंबाइन विद 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप समझते हैं इस बात को, और 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ क्लोराइड। मतलब या तो हाइड्रोजन के 1 मोल मास के साथ इक्विवेलेंट हो या फिर क्लोरीन के 1 मोल मास के साथ इक्विवेलेंट हो। क्लोरीन के 1 मोल का मास होता है बेटा 35.5 ग्राम, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमको निकालना है एक एक करके, मैं सबका लिख रहा हूँ। चलिए देखिए, सबका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और सबको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, दिख रहा है बोर्ड पे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट मैंने लिखा है, ये कैपिटल ई जो है यह इक्विवेलेंट मास का सिंबल है। कैपिटल ई जो है वह इक्विवेलेंट मास का क्या है बच्चा? सिंबल है। तो ई इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट,
जो भी एलिमेंट दिया होगा उसका हम मास निकालेंगे अपान, जो भी एलिमेंट दिया होगा उसका मास निकालेंगे अपान वैलेंसी, VALENCY, वैलेंसी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में कोई भी एलिमेंट अगर आ रहा हो तो उसे सोच लीजिए। मान लीजिए कि आपके दिमाग में एलिमेंट आ रहा है बेटा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, कि सर एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ एल्यूमिनियम लिखेंगे, मास ऑफ एल्यूमिनियम अपान क्या बेटा, वैलेंसी, किसकी वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी, जो एलिमेंट होगा उसी की वैलेंसी। अब मास एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, तो एक दिन और हम डिस्कस कर रहे थे, आज भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ कि 1 से लेकर के जिसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, वहाँ से लेकर के और 20 यानी कि कैल्शियम तक का जितने भी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं 1 to 20 एटॉमिक नंबर कैरी करने वाले जो एलिमेंट हैं उनमें से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन को साइड कर दीजिए। हाइड्रोजन जिसका मास 1 होता है चाहे कुछ भी हो जाए, नाइट्रोजन का मास 14 भी होता है, नाइट्रोजन का मास 15 भी होता है, उसका आइसोबार्स है। उसके बाद से क्लोरीन का होता है 35.5, ये याद कर लीजिए। इनके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर एक ऑड नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर बात हुई है मास ऑफ एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 इज अ ऑड नंबर, तो जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड नंबर में होगा तो उसका मास निकालने के लिए हम उसके एटॉमिक नंबर का दोगुना करेंगे और दोगुना करके 1 जोड़ देंगे। चलिए तो इसका दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 26, क्योंकि एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का होता है 13 होता है ना, तो उसका दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 36, और ऑड नंबर है मतलब 13 तो ऑड नंबर है ना, तो उसका 26 और 26 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 27 अपान कितना बेटा, जरा सोचो वैलेंसी कितनी होती है एल्यूमिनियम की 3, डिवाइड कर दोगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 9, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 9। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। मान लो कि आपको निकालना है बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम, इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम नहीं है फास्फोरस, सॉरी, इक्विवेलेंट मास ऑफ फास्फोरस। चलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम में मैं लिखता हूँ इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ फास्फोरस। तो क्या कह रहा है कि मास ऑफ फास्फोरस, मास ऑफ फास्फोरस अपान वैलेंसी, अपान क्या बेटा, वैलेंसी निकालेंगे इसका हम, वैलेंसी निकालेंगे तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना 15 इज ए ऑड नंबर, दोगुना करो 30, 1 जोड़ दो 31, और इसकी वैलेंसी कितनी 3, डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, और उसके बाद से क्या हो जाएगा भाई 0 पॉइंट कितनी बार में 1 0 3 3 जा 9 3 3 जा 9, ये आएगा उसका इक्विवेलेंट मास। इसी तरह से पोटेशियम का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ पोटेशियम अपान वैलेंसी, मास ऑफ पोटेशियम अपान कितना वैलेंसी, तो मास ऑफ पोटेशियम अपन वैलेंसी, तो मास ऑफ पोटेशियम का क्या होता है 19 का ट्वाइस करोगे तो कितना होगा 38, और 38 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा 39, और इसका वैलेंसी कितना 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना, इसके एटॉमिक मास के बराबर। क्लियर है, जिसका वैलेंसी 1 होगा उसका इक्विवेलेंट मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, जिसका वैलेंसी 1 होगा, जिसका वैलेंसी 1 होगा उसका एटॉमिक मास उसके
मोलार मास इक्विवेलेंट मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। इक्विवेलेंट मास उसके एटॉमिक मास या मोलार मास के क्या होगा, बराबर होगा। तो उम्मीद है कि एलिमेंट वाले प्रॉब्लम सॉल्व हुए होंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं यार, बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा मैं बोल रहा हूँ कि बस छोटी छोटी बातों को सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवांस में तब ना मैं लेकर के जाऊँगा, इसमें जब एडवांस पोर्शन आएंगे तो एडवांस में भी बात करेंगे हम लोग। फिलहाल ये बात समझ में आया कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं हम। चलिए, तो जब इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट आपने क्लियर कर लिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट जब आपने क्लियर कर लिया, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस की भी बात करते हैं, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। चलिए मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट ले लिए। देखो अब मैं बात करूँगा किसकी, मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला। चल, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, अगर बेस की बात करें तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल टू होता है मोलार मास ऑफ बेस अपॉन AC dt, सिंपल सी बात, मोलार मास ऑफ बेस अपॉन AC dt। फॉर एग्जाम्पल, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, बोलिए NaOH बढ़िया क्या है बेटा, बेस है कि नहीं है? NaOH बढ़िया बेस है कि नहीं है ना? तो जब NaOH बढ़िया बेस है तो मोलार मास ऑफ बेस, यानी कि मोलार मास ऑफ क्या निकालेंगे, NaOH अपान क्या लिखेंगे, AC dt ऑफ किसका AC dt, NaOH का। कैलकुलेट करते हैं तो मोलार मास ऑफ जब आप बेस निकालते हो बेटा, मोलार मास ऑफ जब बेस निकालते हो NaOH का, तो सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीन एलिमेंट है ना, तीनों को यहाँ लिखो। सोडियम का कितना हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 11 एक ऑड नंबर है तो उसका ट्वाइस करेंगे, 1 ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा 22, उसमें एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 एक इवन नंबर है तो सिर्फ इसका दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 16, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है अपान एसिडिटी। अच्छा, एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिटी का मतलब क्या है, एसिडिटी का मतलब है बच्चा, एसिडिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 1, तो जो इसका मोलार मास होगा कितना होगा, 3 और 6 और 1, 7, 3, 0 कैरी 1, 2 and 2, 4 by 1, इट मीन्स 40। यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना आएगा बेटा, 40। कितना आएगा बेटा, 40। तो फॉर्मूले रखिए, जैसे एक और देख लो, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ, मोलर, चलो पेन चेंज कर दे रहा है ताकि तुम्हें दिखेगा, मोलर मास ऑफ CaOH का होल ट्वाइस अपान एसिडिटी ऑफ CaOH का होल ट्वाइस। चलिए, तो मोलार मास ऑफ CaOH का Ca कितना होता है, 40 का ट्वाइस करोगे तो Ca का एटॉमिक नंबर कितना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, और 20 एक इवन नंबर है तो सिर्फ उसका ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा 40। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 32, 2 हाइड्रोजन भी है तो 2,
एसिडिटी कितनी है। एसिडिटी का मतलब मैंने क्या बताया, एसिडिटी का मतलब मैंने बताया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा 2 और 2 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 3 7, यहाँ कितना हो जाएगा 2, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 37, कितना आएगा बेटा 37। तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको बेस के, 2 एग्जाम्पल आपको दिए किसके बेटा, बेस के। आप और भी एग्जाम्पल कैरी कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आया। मैंने कहा इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, 2 बातें मैंने करी। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस का मतलब क्या हो गया, मोलार मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट क्या था, मोलार मास ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आगे देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटाए इसको, बोलो चलो ध्यान दो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लिखते चलो, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, ठीक है ना। चलो देखो मेरे भाई, आ जाओ, बात करेंगे हम लोग किस पर बेटा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ एसिड, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी, 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 ये होगा बेटा। अब इसमें सवाल ये है, जैसे आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें बेसिसिटी का मतलब क्या है, तो इसमें बेसिसिटी है बेटा, बेसिसिटी कैसे फाउंड करेंगे, तो बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सर जी उसमें भी तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हु या विच इज रिमूव या सेपरेट, विच इज सेपरेट फ्रॉम ऑक्सीजन, फ्रॉम क्या बेटा, ऑक्सीजन। मतलब उस केवल हम उसकी बात करेंगे, केवल हम उसकी बात करेंगे जो उस हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन से रिमूव होगा, वह उसकी बेसिसिटी है, वह उसकी क्या है बेटा, बेसिसिटी है, जो ऑक्सीजन से रिमूव होगा। जो ऑक्सीजन से रिमूव नहीं होगा हम उसको बेसिसिटी नहीं मानेंगे। समझ में आ गया। अभी एग्जांपल देंगे तो और समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब मान लीजिए कि इक्विवेलेंट मास ऑफ, अभी हमने थोड़ी देर पहले लगाया, मान लीजिए HCl का मैं बोलता हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लो, मोलर मास ऑफ HCl अपान क्या लिखेंगे, बेसिसिटी, क्या लिखेंगे, बेसिसिटी। क्लियर हुआ। क्या लिखेंगे बेटा, बेसिसिटी लिखेंगे। और जब बेसिसिटी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोलार मास ऑफ HCl, मोलार मास ऑफ क्या बेटा, HCl। तो लिखो H का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5 अपान बेसिसिटी कितना, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, कितना हाइड्रोजन, एक, तो यहाँ 1 लिखो, हो जाएगा 36.5। ये इसकी इक्विवेलेंट मास है, किसका बेटा, HCl का। ये HCl का इक्विवेलेंट मास है। अगला देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4, H3PO4, तो क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ H3PO4 अपान कितना लिखेंगे बेटा, बेसिसिटी, कितना लिखेंगे बेटा, बेसिसिटी। क्लियर। तो H3PO4 का मतलब मोलार मास निकालो पहले, तो H3PO4 में मोलार मास निकालेंगे तो पहले किसका लिखेंगे, 3 प्लस फास्फोरस का कितना 31 प्लस ऑक्सीजन का कितना 64 अपान
बात हो रही है बेसिसिटी की, तो कितने ऑक्सीजन मतलब कितने ऐसे OH हैं जिनसे मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो हम लिखेंगे 3। कितना लिखेंगे 3। ध्यान से देखिए, जब 3 लिखेंगे जोड़ लो, कितना हो जाएगा 3 and 4 4 8 और 6 3 98/3। डिवाइड कर लो भाई मेरे, डिवाइड करो। जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 होगा ना, फिर कितना 20 3 6 जा 18। ये इसका इक्विवेलेंट मास होगा, ये इसका क्या होगा इक्विवेलेंट मास होगा। चलो यही लगे हाथ है, मैं इक्विवेलेंट मास दे रहा हूँ इसका, जरा करो करो नहीं मतलब देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO5 H3PO5, तो क्या लिखेंगे मोलर मास ऑफ H3PO5 अपान क्या लिखेंगे बेटा बेसिसिटी, क्या लिखेंगे बेसिसिटी लिखेंगे। H3PO5 को अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 3 + 31 + 16 चौको 64 16 पच्चे 80 अपान नीचे कितना, तो देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन दिख रहे थे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ 3 हाइड्रोजन लिख देता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करूँगा तो कितना करूँगा 140/3, इसको सॉल्व करो 140 आएगा 3 1 4 और 11, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 2 34 3 8 जा 24। चलो ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट मास होगा कि नहीं होगा, मैं कहूँगा नहीं होगा। ये जो प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस ही क्या हो गया बेटा गलत, ये पूरा प्रोसेस ही क्या हो गया बेटा गलत। अब तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि सर अभी तो आप लिख रहे थे तो कह रहे थे जितने भी होंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ 3 थे तो 3 आप लगा लिए, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन थे, फिर यहाँ आप कह रहे हो कि गलत है, ऊपर आप कह रहे हो कि सही है, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो पहले स्क्रीनशॉट लो, समझाते हैं ये बात, स्क्रीनशॉट लो समझाते हैं ये बात कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। चलो ले लिए स्क्रीनशॉट, समझो, इसको नीचे ऐसे रख देते हैं, ऊपर वाले को मिटाते हैं। चलो देखो समझो इसको कैसे होगा, ये बेसिसिटी को कैसे पकड़ना होता है हमें, ध्यान दीजिए। आइए चलो, जितने भी ऑक्सी एसिड होंगे बेटा, जितने भी तुमको मिलेंगे ऑक्सी एसिड, कैसे पहचानोगे ऑक्सी एसिड, जिसमें ऑक्सीजन होगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सी एसिड है। तो जितने भी ऑक्सी एसिड हैं उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे ध्यान से समझो, मैं दोनों का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। पहले मैं बनाऊंगा H3PO4 का, और फिर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेटा, फिर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा H3PO5 का, मैं दोनों का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक, H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं कितने ऑक्सीजन है 4 1 2 3 and 4, मैं 4 ऐसे ऑक्सीजन लिख दूंगा। फिर मैं सेंटर एटम फास्फोरस को लिखूंगा, फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस के वैलेंस सेल में फास्फोरस का एटॉमिक नंबर हो गया 15, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा 2 8 and 5, तो लास्ट में कितना आया 5। इस 5 इलेक्ट्रॉन को डॉट के जरिए हम दर्शाएंगे, तो डॉट के जरिए दर्शाने पर हमको कितने पेयर इलेक्ट्रॉन मिले हैं या लोन पेयर मिले हैं, तो हम देखेंगे कि 2 लोन पेयर मिले हैं, बाकी सब के सब सिंगल मिला है। तो जो पेयर इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा, एक पेयर इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑक्सीजन को क्रॉस कर दो, जो ऑक्सीजन बचे हुए हैं वो बचे हुए हाइड्रोजन के साथ ऐड कर दो, तो कितने ऑक्सीजन बचे हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3, जोड़ लो H H H, जोड़ देने के बाद से जितने भी OH होंगे उनको सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ सिंगल है OH, यहाँ सिंगल है OH, यहाँ सिंगल है OH, मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो डबल वाला है लोन पेयर वाला, उसके साथ क्रॉस किए हुए ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। चलिए मैंने वो भी जोड़ दिया। इसको अब देखूंगा मैं कि कितने ऐसे ऑक्सीजन है जिनके पास हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो गिनिए 1 2 और 3, इसलिए मैंने इसकी बेसिसिटी कितनी रखी बेटा 3। बोलिए समझ में आ गया। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ H3PO5 की, अगर वहीं बात कर रहा हूँ H3PO5 की, तो 1
2 3 4 एंड 5। फिर फास्फोरस बाहर इलेक्ट्रॉन में 5, तो 3 सिंगल, 1 लोन पेयर, तो 1 ऑक्सीजन को कैंसिल करूंगा, जितने हाइड्रोजन है उसको मैं ऑक्सीजन के साथ जोड़ दूंगा। तो मैंने 3 के साथ जोड़ा, 1 खाली रह गया। OH को किसके साथ लगाना है, तो OH को किसके साथ बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ लिखना है। लेकिन ये OH है तो ये भी है, तो इसको O उसके बाद से OH में लिखूंगा, और जो क्रॉस किया हुआ है उसको मैं किसके साथ लगाऊंगा, O के साथ। ये ट्रिक के जरिए हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा आप। अब देखो इसमें कितने OH हैं जो सेंटर एटम से जुड़े हुए हैं, इसमें कितने OH थे जो सेंटर एटम से जुड़े हुए थे, तो 1 2 और 3। इसमें कितने OH हैं जो सेंटर एटम से जुड़े हुए होंगे, तो 1 और कितने बेटा, 2, केवल 2 ही है। ये तो OOH हो गया ना, तो केवल 2 है, तो 2 ही ऑक्सीजन है जो H रिमूव करेंगे, यानी कि कुल कितने हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, 2। यानी कि सर H3PO5 का मोलार मास निकालने के लिए अगर यहाँ पर 3 की जगह हम 2 रख देते, यहाँ अगर 2 रख देते और 2 से 114 में डिवाइड करते, तो कितना हो जाता बेटा, 2 5 10, 2 7 14, यानी कि 38 की जगह अगर 57 हम लाते तो हमारा आंसर सही होता। बोलो बात समझ में आ गया। यानी कि अगर हमें बेसिसिटी निकालनी है तो हमें ऑक्सी एसिड अगर जब भी मिलेगा तो उसका स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, और उसका स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं वो आपके सामने मैंने दे रखे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपके प्रैक्टिस के लिए कंपाउंड है H2SO3, H2SO5, H3PO3। ये वो कंपाउंड है जिनको आप बनाएंगे अपने घर पर, ये वो कंपाउंड है जिनको आप बनाएंगे अपने घर पर। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा। चलो अब हम बात करते हैं, मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं। इसको जब मिटाएंगे चलिए अब बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्ट, मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपान कितना बेटा, नंबर ऑफ केटायंस, नंबर ऑफ केटायंस, जितने केटायन होंगे उनसे डिवाइड करना है, जितने केटायन होंगे उनसे डिवाइड करना है। चलिए तो एक सॉल्ट लिखते हैं, बड़ी सिंपल सा सॉल्ट है एक NaCl। बोलो सॉल्ट है कि नहीं है, NaCl सॉल्ट है ना। अच्छा तो NaCl सॉल्ट है, तो NaCl मोलर मास ऑफ क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ NaCl निकालेंगे, मोलर मास ऑफ क्या निकालेंगे, NaCl निकालेंगे, और नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, केटायंस लिखेंगे। केटायंस का मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। NaCl का मोलर मास निकालेंगे तो आएगा 58.5। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि सोडियम का कितना होगा 23, सोडियम का कितना होगा 23, और क्लोरीन का कितना होगा 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 आएगा। नंबर ऑफ केटायंस, तो बताइए इसमें NaCl में पॉजिटिव चार्ज कितने बनेंगे। तो NaCl में केवल Na ऐसा एलिमेंट, तो जो पहले लिखा गया रहेगा, किसी कंपाउंड में जो पहले लिखा गया होता है उसी के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो Na के पास कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना हुआ 85.5। बोलिए समझ में आ गया, बोलिए समझ में आ गया। एक और मैं दे रहा हूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ
मास ऑफ कितना Na2CO3 अपान क्या लिखेंगे नंबर ऑफ केटायंस, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ केटायंस, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ केटायंस। बोलिए समझ में आ गया, बोले समझ में आ गया। तो जब नंबर ऑफ केटायंस लिखोगे और इसको निकालो तो कितना हो जाएगा 23 2 जा 46 प्लस 12 प्लस 48 अपान नंबर ऑफ केटायंस कितने हैं भाई। तो मैंने कहा जो पहले होगा Na पहले है तो एक Na में 1 प्लस 2 Na है तो कितने प्लस 2 प्लस ऐड कर लो 6 और 2 8 8 16 कर 6 हासिल 1 5 1 6 4 10 106 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 53। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, एक सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए किसी भी सॉल्ट का, तो मैं कुछ सॉल्ट दे रहा हूं यहाँ पे जो आपको निकालना है AlCl3 Al2 SO4 का होल थ्राइस है ना, MgO MgCl2 ठीक है CaCl2। ये कुछ आपके सॉल्ट है बेटा, ये कुछ आपके सॉल्ट हैं जिनके आपको इक्विवेलेंट मास निकालने हैं, जिनके आपको क्या निकालना है बेटा इक्विवेलेंट मास निकालने हैं। बोलिए निकाल लेंगे, बोलिए जल्दी फटाफट निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना। चलिए तो हमने आपको क्लियर किया इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट भी क्लियर कर दिया है। अब क्या लिखना है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बात करता हूं किस पे, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज। चलिए 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 हो गया, बोलो आगे। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज and donating इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो डोनेट करता हो, वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो डोनेट करता हो। फॉर एग्जांपल Na है ना, Na क्या करता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बना देगा बेटा Na प्लस। तो यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस बड़ा है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। आपने पढ़ा इसको ना, क्या हो गया ऑक्सीडेशन इसका होगा। ठीक, तो ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मास यहाँ पर रखिए और कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो रखिए, आपको मिल जाएगा, कर लोगे। ऐसे इसका भी फार्मूला है, मैं सिर्फ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप कर लोगे और ये कहीं पूछता भी नहीं है बेटा, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिड्यूसिंग स्पीसीज इज इक्वल टू
मोलर मास ऑफ रिड्यूसिंग स्पीसीज अपॉन, क्या लिखेंगे, रिसीव्ड, क्या लिखेंगे, गेन इलेक्ट्रॉन बाय स्पीसीज, मतलब जिस स्पीसीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या कर गया हो गया, गेन किया गया हो। तो इसको उल्टा करके लिख दो, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया और क्या बन गया, Na सॉलिड। ये क्या है, Na सॉलिड। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट गेन कर लिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एक लिख देना, इसका मोलर मास लिख देना। बोलो समझ में आ गया, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। क्या निकालेंगे बेटा, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, अलग अलग चीज़ों पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ। पार्ट वाइज आपको सारे पार्ट्स मिलते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।